दूर गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी एक बूढ़ी सास, उसके 2 बेटे, 2 बहुएं और उनके बच्चे। घर का भी भरा पूरा था। पर छोटे बेटे के जाने के बाद आंगन की रौनक भी जैसे उसके साथ चली गई। सास का झुकाव हमेशा बड़े बेटे की तरफ रहा। उसे वही सही लगता था जो बड़ा बेटा और उसकी पत्नी कहते। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सरिता की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? सही कह रहे हो बेटा। देवेंद्र को गए 1 साल हो गया। देवेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह शारदा देवी सरिता के पास जाती है। रिया फर्श पर बैठी पढ़ रही थी। तभी शारदा देवी कमरे में आई। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें रिया की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। ये सुनते ही रिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? रिया डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। देवेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सरिता की आंखें भर आई। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना रघुवीर भैया का है उतना ही देवेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। रघुवीर और कमला अंदर आते हैं। बात सीधी है सरिता, जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। उसी वक्त रिया खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर आवाज साफ। चाचा जी, ये घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो रिया, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं। सरिता एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। रिया अपनी किताबें सीने से लगाए हुए हैं। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। रिया एक बार मुड़कर हवेली को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाए तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। हवेली से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। मिट्टी की दीवारें एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो हवेली से बिल्कुल अलग है। हाँ रिया, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सकें। ये घर छोटा है पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। चाहे हालात जैसे भी हो, मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सरिता उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू है पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद हैं। कोई हमें घर से निकाल सकता है पर हमारे सपनों से नहीं। झोपड़ी के अंदर हल्की अंधेरा। एक छोटी तेल की ढिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। रिया कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से पूछती, माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना?
हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे, ये मेरा वादा है। अगले दिन सरिता हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। जैसे ही उनकी नजर सरिता पर पड़ती है, वे रुक जाती हैं। अरे सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यहीं रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी हवेली की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ लें। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूं, तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। देवेंद्र के रहते सब ठीक था, उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा। तू अकेली नहीं है सरिता, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में रिया और उसकी दोस्त काजल साथ बैठी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। रिया, याद है तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती है मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं, समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी हैं या कहीं छुपा दिए? सपने तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है। अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? काजल, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तू देख ही रही है। किताबें, फीस, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती रिया। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे, तू बस हार मत मान। रिया ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सरिता और रिया झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे थे। रिया की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, सरिता, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने माया खड़ी थी, सालों पुरानी सहेली। माया, समझ नहीं आता क्या करूं। रिया की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। देख सरिता, रोने से बात नहीं बनेगी। काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया सिलाई केंद्र खुला है, वहां औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से सिलाई जानती है, वहां जुड़ सकती है। ठीक है माया, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से रिया की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से सिलाई शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से सरिता माया के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती। एक सुबह निकलते समय, रिया, मैं माया के साथ जा रही हूँ। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय था। सरिता आंगन में बैठी कुछ सिलाई का काम कर रही थी। तभी हवेली की तरफ से कमला उधर आती दिखाई दी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरछी मुस्कान थी। अरे वाह, अब तो हवेली की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या होगा सरिता,
2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। चाची, हालात चाहे जैसे भी हो, हम मेहनत से जीना जानते हैं। कमला हल्का सा हंस पड़ी, जैसे उसे रिया की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो, सरिता मेरे घर ही आ जाओ, झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया करना, अच्छे पैसे दे दूंगी। धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची, मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएं। ये सुनकर सरिता का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कितने दिन तक ये हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ी और हवेली की तरफ वापस चली गई। माँ चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती हैं? बेटा, जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, वो कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद रिया अपनी सहेली काजल के साथ घर की ओर लौट रही थी। रिया, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें तू हिस्सा ले रही है ना? पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया। क्यों? तू तो हमेशा हर प्रतियोगिता में भाग लेती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। बस इन दिनों घर पर थोड़ा काम भी बढ़ गया है, इसलिए सोच रही हूँ संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे संभाल लेगी, तू इतनी मेहनती है और मैं भी तो हूँ तेरी मदद करने के लिए। सच काजल, अगर तू साथ ना होती ना, तो स्कूल आना भी कभी कभी मुश्किल लगता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद रिया की नजर अपनी झोपड़ी की तरफ पड़ी। उसने धीरे से कहा, चल काजल, अब मुझे यहीं से जाना होगा। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं, और हाँ, प्रतियोगिता के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़ी। रिया काजल से अलग होकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अंदर सन्नाटा था। रिया ने बैग एक तरफ रखा और तभी उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो ये दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी, ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। इतना कहकर रिया चुपचाप वही खड़ी रोती रही। उधर हवेली में बैठे कमला, रघुवीर और शारदा देवी आपस में बात कर रहे थे। तभी कमला तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू सरिता अब घर घर जाकर सिलाई का काम करती फिर रही है। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे। जिसे हवेली की रानी बनकर रहना था, वो अब दूसरों के घर काम कर रही है। यही उसकी औकात है। और उसकी बेटी रिया अभी भी स्कूल जाती है, जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी औकात भूलने की आदत हो जाती है, वक्त उन्हें बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। तीनों आपस में बैठकर सरिता और रिया की बुराई करते हुए हंसने लगे, जैसे किसी के दुख में ही उन्हें खुशी मिल रही हो। शाम का समय था, सूरज ढलने लगा था। सरिता दिन भर का काम करके थकी हुई झोपड़ी में लौटी। रिया तुरंत उठकर उसके पास आई। माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अब से मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू मेरी मदद करेगी? लेकिन कैसे रिया? अगर तू काम में लग गई तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े।
रिया कुछ पल सोचती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। वो उत्साह से बोली, माँ, मुझे एक तरीका सूझा है, ऐसा काम जो मैं पढ़ाई के साथ भी कर सकती हूँ। कैसा तरीका? आपके पास जो पुराने कपड़ों के टुकड़े बच जाते हैं ना, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे बैग, छोटे कालीन, टेबल मैट। सरिता ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। आप सिलाई तो बहुत अच्छी करती हो। अगर हम उन कपड़ों से थोड़ा अलग डिजाइन बनाकर ये चीजें तैयार करें तो उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन रिया, क्या लोग ये सब खरीदेंगे? क्यों नहीं माँ, आजकल लोग हाथ से बनी चीजें बहुत पसंद करते हैं और हमारे पास तो कपड़े भी हैं, बस मेहनत करनी होगी। सरिता कुछ देर तक चुप बैठी सोचती रही। फिर उसने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। वो धीमे से बोली, तू सच में बहुत समझदार हो गई है रिया। रिया मुस्कुराई और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल थी। रिया घर के कोने कोने से पुराने कपड़े ढूंढकर इकट्ठा कर रही थी। अरे रिया, लगता है आज तो तू पूरे घर का सामान ही बाहर निकाल देगी। माँ, जितने ज्यादा कपड़े मिलेंगे उतना अच्छा है, हम ज्यादा चीजें बना पाएंगे। कुछ ही देर में झोपड़ी के एक कोने में पुराने कपड़ों का बड़ा सा ढेर लग गया। सरिता सिलाई मशीन के पास बैठ गई और कपड़ों को अलग अलग करने लगी। इन रंगीन कपड़ों से अच्छे बैग बन सकते हैं और इन मोटे कपड़ों से छोटे कालीन। हाँ माँ, और ये वाले कपड़े टेबल मैट के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर काम में लग गई। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। रिया घर पे है क्या? रिया ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर काजल खड़ी थी। अरे तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? हम पुराने कपड़ों से बैग, कालीन और टेबल मैट बना रहे हैं, फिर इन्हें बाजार में बेचेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर मैं भी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? चल फिर ये कपड़े पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। तीनों मिलकर काम में लग गईं। झोपड़ी में सिलाई मशीन की आवाज गूंजने लगी। अगले दिन झोपड़ी में रिया, सरिता और काजल के सामने तैयार बैग और कालीनें रखी थी। रिया एक बैग उठाकर देखने लगी। माँ, देखो ये वाला बैग कितना सुंदर बन गया है। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। मुझे तो यकीन है ये सब बाजार में जरूर बिकेगा। अगर आज कुछ बैग भी बिक गए ना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान चाहेगा तो जरूर बिकेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलो इन्हें बाजार ले चलते हैं। तीनों मिलकर बैग और कालीन उठाती हैं और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाती हैं। बाजार के एक कोने में रिया, सरिता और काजल अपना सामान लेकर खड़ी थी। रिया थोड़ी घबराई हुई इधर-उधर लोगों को देख रही थी। माँ, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ रिया, पहले दिन ही सब बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। तभी उसी रास्ते से रघुवीर और कमला गुजर रहे थे। अचानक रघुवीर की नजर रिया पर पड़ी। वो रुक गया और ध्यान से देखने लगा। अरे कमला, जरा देखो तो सही। कमला ने मुड़कर देखा और फिर उसके चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे वाह, हमारी हवेली की राजकुमारी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। ये क्या है? पुराने कपड़ों के बैग और ये कालीन। तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई ये सब खरीदेगा? लोग बाजार में अच्छी चीजें खरीदने आते हैं,
ये फटे पुराने कपड़ों का सामान नहीं। चाची, ये फटे पुराने कपड़े नहीं हैं। हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। मेहनत? मेहनत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। सच कहूं तो तुम्हारा ये सामान कोई नहीं खरीदेगा। पूरा दिन यही खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। इतना कहकर दोनों जोर से हंसने लगे। देख लीजिए चाचा, एक दिन यही सामान हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। रघुवीर और कमला ने उपहास भरी नजर से उन्हें देखा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद रिया, सरिता और काजल चुपचाप वही खड़ी थी। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उनके सामान की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा था। इतने लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई रुक भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है। अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो डर तो मुझे भी लग रहा है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कोई ना कोई जरूर रुकेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तभी वहां से एक सुसज्जित औरत गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक उनके बैगों पर पड़ी और वह रुक गई। वो झुककर एक बैग उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। ये बैग किसने बनाया है? जी हमने बनाया है। सच बताऊं, बाजार में तो हर जगह एक जैसे बैग मिलते हैं, लेकिन ये अलग है। रिया की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। इतने साधारण कपड़ों से इतना सुंदर और मजबूत बैग बनाना ये आसान काम नहीं है। मुझे ये बैग दे दो, और वो नीला वाला भी। मुझे लगता है मेरी बेटी को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप सच में खरीदना चाहती हैं? क्यों? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तीनों हल्का सा हंस देती है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। रिया जल्दी से दोनों बैग उसे दे देती है। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। रिया के बनाए कपड़ों के बैग और छोटी छोटी कालीनों की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। अब हाल ये था कि दूर दूर के लोग भी उसके सामान को देखने और खरीदने आने लगे थे। बाजार में रिया के सामने अक्सर भीड़ सी लग जाती थी। रिया, कुछ दिन पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे, और आज देखो लोग खुद चलकर तुम्हारा सामान खरीदने आ रहे हैं। माँ, ये सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं ये सब करने की सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय था। बाजार में हलचल थी। जहां रिया अपना सामान बेचती थी, उसी के पास रघुवीर की प्लास्टिक बैग की दुकान भी थी। पहले वहां काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अब दुकान लगभग खाली पड़ी थी। दुकान पर खड़ा नौकर गोपाल ये सब देख रहा था। चलो जल्दी पहले रिया के पास चलते हैं। उसके कपड़ों के बैग बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत भी और दिखने में भी सुंदर। दुकान पर खड़ा नौकर गोपाल ये सब देख रहा था। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पुराने कपड़ों से इतने काम की चीजें बना देती है। प्लास्टिक के बैग से तो कहीं अच्छे हैं। गोपाल ने ये देखा तो वो परेशान हो गया। शाम होते ही वो जल्दी जल्दी हवेली पहुंचा, जहां रघुवीर बैठा हुआ था। मालिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मालिक, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक तो सामने वाली लड़की रिया, उसी से बैग खरीद रहे हैं। क्या कहा तुमने? जी मालिक, लोग कह रहे थे कि उसके कपड़ों के बैग ज्यादा मजबूत हैं और दिखने में भी अच्छे हैं, इसलिए सब उसी के पास जा रहे हैं। रघुवीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया
वो अचानक खड़ा हो गया। उस लड़की की इतनी हिम्मत जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे ही सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है। गोपाल चुप खड़ा रहा। रघुवीर की आंखों में अब गुस्सा और जलन साफ दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ आया, उस दिन बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी। लगता है अब मुझे रिया को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले दिन बाजार में भीड़ थी। रिया की दुकान पर लोग बैग देख रहे थे। रघुवीर गुस्से में उनकी दुकान की ओर बढ़ता हुआ आ गया। वाह, तो ये है तुम्हारी बड़ी दुकान। उस दिन भी कहा था ना मैंने, 2-4 पुराने कपड़ों के बैग बेचकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी मत समझने लगना। भैया, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नुकसान करने का हमारा इरादा नहीं है। गुजारा मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं चाचा, बस मेहनत से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरिता, अपनी बेटी को समझा दो, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करें। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारा यहां टिकना मुश्किल कर दूंगा। रघुवीर जी, लड़की सही कह रही है। वो मेहनत से काम कर रही है, उसे क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो उसके बैग सच में अच्छे हैं, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तुम सबको इसका साथ देना है ना, दे लो, लेकिन याद रखना इस बाजार में ज्यादा दिन तक इसकी दुकान नहीं चलेगी। फिर रघुवीर गुस्से में मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक शाम हवेली में सन्नाटा था। आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों? लोग प्लास्टिक के बैग छोड़कर कपड़ों के बैग खरीद रहे हैं। शायद ये सब हमारी ही गलती का नतीजा है। रघुवीर और कमला दोनों उनकी ओर देखने लगे। अब इन बातों से क्या फायदा माँ जी? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। घमंड में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। उधर बाजार में रिया की दुकान के सामने काफी भीड़ थी। रिया बेटा, आज तो सुबह से ही इतनी भीड़ है। लगता है सारे बैग जल्दी खत्म हो जाएंगे। माँ, चिंता मत कीजिए, अंदर और भी तैयार हैं। सच कहूं रिया, तुम्हारे बैग बहुत मजबूत हैं। पिछले महीने जो लिया था अभी तक बिल्कुल नया जैसा है। अब तो लोग दूर दूर से तुम्हारी दुकान ढूंढते हुए आते हैं। तुम्हारा काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया है। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। रिया ने माँ की तरफ देखकर धीरे से कहा, माँ, ये सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है।